पायलट 88 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मेट्रोलॉजी में विजिबिलिटी और फॉग के बारे में। तो विजिबिलिटी क्या होती है? विजिबिलिटी जैसे एक साइंटिफिक डेफिनेशन के हिसाब से कोई ब्लैक ऑब्जेक्ट जो है ब्राइट स्क्रीन पर कितनी दूरी से हमको क्लियरली दिख सकता है, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस से हमको कितना क्लियरली दिख सकता है ये ब्लैक ऑब्जेक्ट जिसकी सराउंडिंग जो है वो ब्राइट है, उसको हम लोग विजिबिलिटी बोलते हैं। या फिर आसान भाषा में विजिबिलिटी वो होती है कि किसी भी चीज को हम लोग कितनी दूरी से आसानी से देख सकते हैं। तो ये जो विजिबिलिटी जो मेट ऑफिस रिपोर्ट करता है, इट इज द लोएस्ट हॉरिजॉन्टल विजिबिलिटी एट एन एयरफील्ड। मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब ये एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ये जो है ये हॉरिजॉन्टल विजिबिलिटी है। तो ये जो मेट ऑफिस हमको देता है विजिबिलिटी रिपोर्ट, वो हमको हॉरिजॉन्टल विजिबिलिटी देता है कि हम लोग कॉकपिट से एक पायलट कितनी दूरी तक आसानी से देख सकता है और कितनी क्लियरली किसी ऑब्जेक्ट को देख सकता है। फिर आ जाती है वर्टिकल और स्लैंट विजिबिलिटी। तो ये जो वर्टिकल और स्लैंट विजिबिलिटी होती है, ये हॉरिजॉन्टल विजिबिलिटी से अलग होती है। कैसे? स्लैंट विजिबिलिटी, जैसे ये हमारा पायलट है, ये हमारा एरोप्लेन है। मैं बहुत गंदा ड्राइंग करती हूँ। हाँ, ये हमारा पायलट है कॉकपिट में और ये प्लेन है। तो जब ये लैंड करने जा रहा होता है एक रनवे पे, तो ये जो विजिबिलिटी होती है ना, इसको स्लैंट विजिबिलिटी बोलते हैं। तो ये जो स्लैंट विजिबिलिटी होती है, ये हॉरिजॉन्टल विजिबिलिटी से बिल्कुल अलग रहती है। और फिर एक होती है वर्टिकल विजिबिलिटी। वर्टिकल विजिबिलिटी मैं और आप, हम लोग जब ग्राउंड पे होते हैं, जब हम लोग ऊपर देखते हैं, तो हमारे जो हम कितनी दूरी तक देख सकते हैं, वो उसको बोलते हैं वर्टिकल विजिबिलिटी। आसमान में ऊपर कितनी दूरी तक देख सकते हैं आसानी से। तो आपने देखा होगा कि हम तारे देख सकते हैं, तो तारे जो होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, वो इनफाइनाइट मतलब पे भी हो सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि हमारी आंखों की रोशनी जो होती है ना, वो इंफिनिटी तक देख सकती है। बट कभी कभी बहुत धुआं होता है पोल्यूशन की वजह से। जैसे सिटी में जब आप इंडस्ट्रीज के बगल में रह रहे हैं, फैक्ट्रीज के बगल में रह रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि हम लोगों को तारे नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है उससे बहुत सारा प्रदूषण हो चुका है, जिसके कारण जो सॉलिड पार्टिकल्स है, जैसे स्मोक, फॉग, ये सब स्मोक ये सब जो होते हैं, उनके कारण हवा में बहुत प्रदूषण हो गया है, जिनके कारण हम नहीं देख पाते हैं आसमान में। वरना क्लियर स्काई जब होगा, जब कोई भी प्रदूषण नहीं होगा, तो हम इंफिनिटी तक देख सकते हैं। तो उसको बोलते हैं वर्टिकल विजिबिलिटी। उसके बाद विजिबिलिटी लैंडमार्क्स। हम लोग विजिबिलिटी कैसे पता लगाते हैं जब एयरफील्ड पे रहते हैं? ये सब एक विजिबिलिटी, जैसे ये रनवे है, इसमें विजिबिलिटी लैंडमार्क्स लगे रहते हैं। तो ये जब दिन में हम लोग इन लैंडमार्क्स से पता लगा सकते हैं कि विजिबिलिटी कितनी है, और रात में ये जो लैंडमार्क्स होते हैं उससे रोशनी निकलती है, तो उनसे हम पता लगा सकते हैं कि विजिबिलिटी कितनी है। इसके लिए इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं कि हम वो लैंडमार्क कितनी दूरी से आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए हमको लगता है रनवे विजुअल रेंज के इक्विपमेंट। तो रनवे विजुअल रेंज क्या होता है कि पायलट जब रनवे की सेंटर लाइन पे होता है, तो वो कितनी आसानी से सरफेस मार्किंग को, रनवे की मतलब विजिबिलिटी लैंडमार्क को देख सकता है। और रात में लैंडिंग या टेक ऑफ हो रही है, तो कितनी आसानी से वो जो लाइटेड जो सरफेस मार्किंग है उनको देख सकता है, और या फिर सेंटर लाइन जो रनवे की है उनको देख सकता है। तो उसको हम लोग उसको रनवे विजुअल रेंज बोलते हैं। तो इसके लिए इक्विपमेंट्स आते हैं जो लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो रनवे का जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं ना, हम आरवीआर रनवे विजुअल रेंज कब निकालते हैं? मतलब जब क्लियर दिन होता है ना, तब नहीं निकालते हैं। हमको जब जरूरत होगी तभी हम निकालेंगे, और जरूरत कब होगी?
जब विजिबिलिटी होती है 1500 मीटर से कम, जब स्मोक होता है बहुत या फिर बहुत सारा फॉग होता है तब। अब जब विजिबिलिटी होती है वो कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है, तो उसके क्या कारण हैं हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हेज में कितनी विजिबिलिटी रहती है, आपको ये सब याद करना होगा। फॉग जो होता है उसमें विजिबिलिटी 1000 मीटर से कम होती है, और स्मोक और फॉग की विजिबिलिटी में क्या अंतर है, हेज मिस्ट इन सब में, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो ये जो स्मोक जो विजिबिलिटी होती है ना, वो स्मोक और फिर जो व्हीकल से जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, फिर सी स्प्रे करके एक टर्म होता है, मतलब सी से जो सॉल्ट्स आती है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये सब चीजें जो होती है ना वो कारण होती है जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम या ज्यादा होती रहती है। जो डस्ट जो ग्राउंड पे होते हैं, जब तेज हवा आती है तो वो डस्ट जो होते हैं वो ऊपर उड़ जाते हैं और वो हमारी विजिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेज आता है। हेज जो होता है ना वो स्मोक, जो धुआं होता है, धुएं का पार्टिकल, फिर पानी का पार्टिकल और जो डस्ट का पार्टिकल, ये सब होता है ना, उसको हेज बोलते हैं। जब अचानक से मतलब बहुत सारा धूल, मिट्टी और पानी की कुछ बूंदे जैसे होती हैं, और ये डस्ट स्मोक ये सब आ जाते हैं तो उसको हम लोग हेज बोलते हैं। तो हेज की जो विजिबिलिटी होती है वो 5000 मीटर से कम होती है या फिर 5000 मीटर होती है, उससे ज्यादा विजिबिलिटी नहीं होती है। फिर आता है डस्ट हेज। तो डस्ट हेज आपको नाम से पता चल गया होगा कि इसमें डस्ट का जो हेज होता है वो होता है। तो डेजर्ट या सेमी एरिड रीजन में आता है, मतलब जहाँ पे थोड़ा सूखा पड़ा रहता है या फिर जहाँ पे बहुत सारी धूल मिट्टी होती है वहां पे आता है। तो डेजर्ट में ऑफकोर्स बहुत सारी सैंड होती है। तो ये जो होता है ये दिन में ये ज्यादा होता है डस्ट हेज। क्यों? क्योंकि दिन में जो हवा होती है ना वो गर्म होती है, वो हल्की होती है, वो ढेर सारा जो सैंड होता है वो अपने साथ उड़ा के लेके जाती है, डस्ट जो होता है वो। और जो रात में होता है, रात में ठंडी हवा हो जाती है, ठंडी हवा भारी हो जाती है, तो भारी हवा सतह पे वापस से सेटल कर जाती है, तो रात में ये कम हो जाता है, या थिकर इन डे देन नाइट। तो ये जो डस्ट हेज होता है ना वो वर्टिकली 6 से 8 किलोमीटर की हाइट हो सकती है। मतलब यहाँ पे ऐसे ये जो इसकी हाइट होती है 6 से 8 किलोमीटर होती है। फिर ये जो होता है ये डस्ट हेज जो होता है ना वो एक स्टॉर्म टाइप का आ सकता है, जैसे राजस्थान से पंजाब जाता है, फिर यूपी, बिहार, हरियाणा, इन सब जगहों पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ही जाता है। तो हमारा जो थार डेजर्ट है ना वो इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है डस्ट हेज में। फिर आता है स्मोक हेज। तो जब स्मोक, जो फैक्ट्रीज से बहुत धुआं निकलता है, पोल्यूशन निकलता है, वो स्मोक, और फिर जो व्हीकल से CO2 मिलता है वो, तो उसका जो स्मोक हेज होता है ना उसको हम लोग स्मोक हेज बोलते हैं। मतलब जो हेज स्मोक के कारण आती है उसको स्मोक हेज, जो डस्ट के कारण आती है वो डस्ट हेज। तो जब यहाँ पे विंड जब काम होती है ना तब वो धुआं ज्यादा, मतलब इसको डायग्राम से बताती हूँ, जैसे कि धुएं का बादल है, फाइन। तो जब हल्की हल्की हवा आएगी, काम हवा आएगी, तभी ये उड़ा के ले जाएगी धुएं के बादल को। अगर अचानक से बहुत सारी हवा आ गई तब तो वो बर्स्ट करके बहुत अलग अलग हो जाएगा, तो वो विजिबिलिटी को करेगा ऑफकोर्स अफेक्ट, तो उतना नहीं करेगा जितना एक पूरा पूरा क्लाउड करता है। तो इसीलिए जब काम हवा होती है ना तब स्मोक हेज ज्यादा अफेक्ट करता है जब विंड काम होती है, और स्ट्रॉन्ग ग्राउंड इन्वर्जन होता है। ओके, फिर आ जाएंगे मिस्ट पे। तो मिस्ट जो होते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स जब हवा में आ जाते हैं तो उसको मिस्ट बोलते हैं। इसमें विजिबिलिटी 1000 मीटर से 5000 मीटर होती है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है 100%। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि मिस्ट में रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% से कम होती है कि ज्यादा होती है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है कि एक जो एयर का जो मास है वो कितना पानी सोख सकता है। अगर उसने पूरा का पूरा उसकी कैपेसिटी जितनी है उतना पानी सोख लिया तो उसको हम लोग 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो और ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 100% होती है तो हमें बारिश भी आता है। जब बारिश होती है तो उस समय रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है। फिर आ जाएंगे फॉग
ड्रॉपलेट्स या आइस क्रिस्टल्स जो एयर में आ जाते हैं उनको फॉग बोलते हैं। और फॉग और मिस्ट में बस एक ही अंतर है। मिस्ट में जो होती है ना विजिबिलिटी 1000 से 5000 मीटर के बीच में होती है, और फॉग में हमेशा 1000 मीटर से कम विजिबिलिटी रहती है। फॉग जो होता है ना वो कंडेंसेशन के कारण, जैसे ग्राउंड है, कंडेंसेशन के कारण पानी का बादल जैसे बन जाता है ग्राउंड पे, तो उसको फॉग बोलते हैं। आप लोग ने नॉर्थ इंडिया में स्पेशली आप लोग ने सर्दियों में देखा होगा। उसके बाद आ जाएगा हमारा स्मोक। तो जब फॉग और स्मोक हेज साथ में आता है तो उसको हम लोग स्मोक बोलते हैं। फॉग प्लस स्मोक, इसको स्मोक बोलते हैं, हेज। फिर आता है हमारा डस्ट स्टॉर्म। तो अभी हमने डस्ट हेज पढ़ा, फिर अभी डस्ट स्टॉर्म। दोनों में क्या अंतर है मैं बताती हूँ। डस्ट स्टॉर्म जो होता है उसमें विजिबिलिटी 5000 मीटर से कम होती है, और जब पानी डस्ट स्टॉर्म के पास जब अगर पानी बरसने लगा तो विजिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। क्यों इंप्रूव हो जाती है? क्योंकि जैसे डस्ट बहुत सारा है हवा में, पानी आएगा, फिर जो डस्ट होगा वो सेटल हो जाएगा ग्राउंड में, तो इसीलिए जब डस्ट स्टॉर्म के बाद जब पानी आता है, तो ये क्वेश्चन है भी आता है क्वेश्चन, तो विजिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है जब डस्ट सेटल हो जाएगी। तो हेज और डस्ट स्टॉर्म में अंतर ये है कि इसका जो इंटेंसिटी होता है ना ये बहुत ज्यादा होता है। मतलब जो डस्ट की हेज होती है ना वो धीमे धीमे हवा में आ जा सकती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स इसमें भी रहती है, बट ऐसा नहीं कि आंधी चल रही है। स्टॉर्म जो डस्ट स्टॉर्म होता है ना वो पूरा आंधी टाइप का आता है। आप कभी कभी देखेंगे कि बारिश के पहले तूफान टाइप का आता है, तो उसको हम लोग डस्ट स्टॉर्म बोलते हैं। इसके बाद आएगा सी स्प्रे। सी स्प्रे कुछ नहीं होता है, वो सी सॉल्ट होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाता है। सी सॉल्ट के साथ साथ जैसे जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ये बीच है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ पे ओशन है, तो ये जब पानी टकराता है बीच से तो झाग टाइप का बनता है, बबल्स बहुत सारे बनते हैं ना, वाइट वाइट। तो वो बेसिकली सॉल्ट भी रहता है, और वो जो झाग रहता है ना उसमें इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि हमारी हवा में मिल जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सी स्प्रे। फिर प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे। प्रेसिपिटेशन नहीं, हम लोग यहाँ पे रेन जो होता है उसकी बात कर रहे हैं, प्रेसिपिटेशन नहीं। तो जब रेन होती है तो मॉडरेट रेन में हमारी विजिबिलिटी होती है 1 to 3 किलोमीटर। वो मॉडरेट मतलब न कम न ज्यादा, तो इसमें विजिबिलिटी 1 to 3 किलोमीटर होती है। और हैवी रेन में 1000 से कम विजिबिलिटी होती है, 1000 मीटर से कम। फिर ड्रिजल मतलब हल्की हल्की जो बारिश होती है उसको ड्रिजल बोलते हैं, उसमें 3 किलोमीटर या उससे कम विजिबिलिटी होती है। और स्नोफॉल में 1000 मीटर से कम विजिबिलिटी होती है। तो जो प्रेसिपिटेशन होता है रेन, तो उसमें हम लोग जब फ्लाई करते हैं तो उसमें जब बहुत ज्यादा रेन हो जाती है तो कभी कभी फ्लाइट होती है वो कैंसिल करनी। तो जो फॉग होता है उसके कई टाइप्स होते हैं, जैसे रेडिएशन फॉग होता है, एडवेक्शन फॉग होता है, फिर स्टीमिंग फॉग होता है, फ्रंटल होता है। ये सब जो होते हैं टाइप्स ऑफ फॉग होते हैं, और इनके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं कि फ्रंटल फॉग होता है तो वो कब किस स्थिति में वो होता है, तो ये सब हम लोग को देखना होगा। तो सबसे जो कॉमन फॉग होता है वो रेडिएशन फॉग होता है। तो रेडिएशन फॉग आप विंटर में नॉर्थ इंडिया में आपने देखा होगा, जैसे ये ग्राउंड है, मैंने आई थिंक पहले भी इसको बता चुका है कि जब वाटर वेपर जो होता है वो जब कंडेंस, जो ठंडी हवा होती है, वो जो हवा जब कूल डाउन हो जाती है तो कंडेंसेशन होता है, फिर एक क्लाउड टाइप का फॉर्म हो जाता है ग्राउंड के ऊपर, तो वो जो होता है ना उसको रेडिएशन फॉग बोलते हैं। तो इसमें जब पानी जो होता है वो ड्यू पॉइंट के नीचे आ जाता है, टेम्परेचर का जो होता है पानी का। तो ड्यू पॉइंट क्या होता है? ये वो पॉइंट होता है जिसमें पानी जो होता है वो कंडेंस होके वाटर वेपर में तब्दील हो जाता है और फिर ड्यू बन जाता है। ड्यू मतलब ओस। तो रेडिएशन फॉग जो होता है ड्यू टू नॉक्टर्नल कूलिंग, मैंने बताया था कि वो रात भर में वो जब पानी जब ठंडा हो जाता है, हवा जब ठंडी हो जाती है तो वो ड्यू की तरह सेट हो जाती है of ground and adjacent air. Cooling should lower temperature
below dew point. This is a very very important thing to remember, that the temperature of the air should be below dew point. Moisture close to the ground settles as ground. Moisture close to the ground settles as dew होगा यहाँ पे. फिर ये विंटर हजार्ड है, मतलब कि ये विंटर में, सर्दियों में इसको देखा जाता है. ये नॉर्थ इंडिया, यूपी, बिहार, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सारे, और बंगाल, इन सारे स्टेट में ये आता है. और ये क्लाउडलेस नाइट को होता है और हाई प्रेशर सिस्टम इसमें होता है. जब प्रेशर जब हाई रहेगा तो ह्यूमिडिटी भी हाई रहेगी. जो फॉग फॉर्मेशन होता है ना, तो उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो हमेशा हाई रहती है. उसमें ज्यादा पानी होता है, तभी जब पानी होता है, ह्यूमिडिटी होती है, तभी वो ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स में बच जाता है. फिर आता है एडवेक्शन फॉग. जब गर्म हवा जब ठंडी सतह पे जाती है तो उसको एडवेक्शन फॉग बोला जाता है. तो ये जो ट्रांसपोर्टेड, मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ देती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ. Warm moist air transported over cold surface, that is called as advection fog. ये जो फॉग होता है ये पानी के ऊपर भी हो सकता है, मतलब सी के या ये रिवर के ऊपर भी, किसी भी वाटर बॉडी के ऊपर भी हो सकता है, या तो ये सरफेस के भी ऊपर हो सकता है. Here also the surface temperature is less than the dew point of the advected air. मतलब कि जो हवा, जैसे वार्म हवा जो आ रही है, या ये वार्म हवा आ रही है, यहाँ पे ठंडा सरफेस है, कोल्ड सरफेस, तो ये इसका जो टेम्परेचर होगा ना वो इसके ड्यू पॉइंट से कम होगा, लेस देन द ड्यू पॉइंट ऑफ द एडवेक्शन. और ये लैंड और सी दोनों पे होता है. ओके, उसके बाद हो जाता है हमारा स्टीमिंग फॉग. स्टीमिंग फॉग में कोल्ड एयर मास फ्लोज ओवर वार्म सी सरफेस. ये जो होता है ना, ये सब सी पे होता है. ये स्टीमिंग, हमको ऐसा लगता है इससे स्टीम, धुआं निकल रहा है वाटर बॉडी से, तो इसलिए इसको स्टीमिंग फॉग बोलते हैं. इसमें ठंडी हवा जो होती है वो गर्म पानी के ऊपर जाती है, उसके बाद कंडेंसेशन होता है, उसके बाद ये स्टीम की तरह लगने लगता है, उसको स्टीमिंग फॉग बोलते हैं. यहाँ पे वाटर वेपर फ्रॉम वार्म सी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड एयर मास, इसको सी स्मोक भी बोला जाता है. तो इसमें क्या होता है कि जो वाटर वेपर, जो ओशन का जो वाटर वेपर होता है ना, जब गर्म पानी होता है, वो जब ठंडी हवा के उसमें टच में आता है तो कंडेंसेशन होता है और फॉग बनता है. इसको स्टीमिंग फॉग बोलते हैं. हमको ऐसा लगता है जैसे धुआं, मतलब स्टीम आ रही है, एकदम गर्म पानी है, हमको ऐसे देख के लगता है. इसको हम लोग सी स्मोक भी बोलते हैं. और ये ज्यादातर होता है पोलर रीजन में होता है, नेदरलैंड में होता है, आइसलैंड में होता है, इन सब जगहों पे ये ज्यादा होता है. फिर आता है हमारा फ्रंटल फॉग. तो फ्रंटल फॉग जो होता है वो फ्रंट के बीच में आता है. जब गर्म हवा जो होती है वो जब पानी मतलब रेन लाती है ठंडी हवा के रीजन में या स्टेबल रीजन में, तो उसको फ्रंटल फॉग बोला जाता है. तो जो फ्रंट होता है वो दो एयर मास के बीच में जो बाउंड्री होती है ना, उसको फ्रंट बोलते हैं. तो ये फ्रंट में आता है, इसीलिए इसको फ्रंटल फॉग बोला जाता है. फिर फॉग डिस्पर्शन. ये फॉग नहीं होता, ये प्रक्रिया होती है जिससे कि हम लोग फॉग को हटा सकते हैं, डिस्पर्स कर सकते हैं. इसमें जो हवा है ना, इसको ड्यू पॉइंट के ऊपर हीट कर दिया जाता है ताकि कंडेंसेशन ना हो और फॉग ना बने. जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था ना, तो बहुत सारे हीटर्स और बर्नर्स थे जिनको यूज करके फॉग को डिस्पर्स किया जा रहा था, मगर वो बहुत एक्सपेंसिव प्रक्रिया होती है, इससे बहुत पोल्यूशन होता है, तो फिर उसको रोक दिया गया. इसके बाद फॉग जब होता है गाइस, तो उसके लिए कोई सूटेबल ये होते हैं, उसको सूटेबल फीचर्स और फॉग पोल्यूशन. फॉग फॉर्मेशन
सबसे पहले जब स्टेबल होता है, स्टेबल एटमॉस्फेयर होता है, तो उससे क्या होता है ना कि अच्छे से कोल्ड और वार्म एयर जो होती है वो मिक्स हो जाती है। तो स्टेबल एटमॉस्फेयर हो तो वो बेटर है। फिर रिलेटिव में यहाँ पे लिख देती हूँ, फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। ये मैंने पहले भी बता चुका है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हमें क्यों होनी चाहिए। क्लियर स्काई होनी चाहिए और काम विंड। काम विंड में मतलब कि विंड का जो स्पीड होता है वो 2 से 7 नॉट्स के बीच में होगा तो बेटर है। अब काम विंड और स्टेबल एटमॉस्फेयर में का सेम ही पर्पस है। जब एटमॉस्फेयर स्टेबल होता है, विंड काम होती है, तो जो एयर मिक्सिंग होती है, मतलब कंडेंसेशन वगैरह की प्रक्रिया जो होती है वो ज्यादा आसानी से हो सकती है। फिर क्लियर स्काई, जब क्लाउडलेस रहता है तो बेटर होता है। उसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब मॉइस्चर जो होता है वो पूरी तरह से सोख लेनी चाहिए हवा को, तभी कंडेंसेशन होगा और तभी हमें ड्यू मिलेगा और तभी हमें फॉग मिलेगा। तो इसी के साथ हम लोग का फॉग और विजिबिलिटी का चैप्टर खत्म हो गया है।